गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों। आज हम आपको 6, 7, 8 की क्लास में, हिंदी की क्लास में इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्णित कराएंगे कि किस तरीके से आप अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष तथा सघोष का ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह लेक्चर उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 6, 7, 8 में अध्ययन कर रहे हैं तथा समस्त विद्यार्थी भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज चलिए आपको इसके बारे में वर्णन कराते हैं। अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। जिस तरीके से हम कहा गा या व्यंजन का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें यह ज्ञात करना होता है कि कौन सा अल्पप्राण है और कौन सा महाप्राण है, या कौन सा सघोष है और कौन सा अघोष है। तो अल्पप्राण का अर्थ है जिसमें हमारी जो प्राण वायु है उसका उच्चारण करते समय उसमें कम स्वर निकल रहा हो, यानी उसमें ध्वनियों का जो तरंग है, एक ध्वनि तरंग जो है उसका उच्चारण करते समय कम आवाज, कम संबोधन हो रहा हो, उसी को हम अल्पप्राण कहेंगे। जैसे पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, तो इसमें क का जो उच्चारण हो रहा है धीमे से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। खा उससे थोड़ा ज्यादा तेजी से हो रहा है। क, ख, ग, घ, इस तरीके से। तो आप इसमें समझें कि जिसमें कम स्वर निकल रहा हो उसको हम कहेंगे अल्पप्राण। तो इसका एक ट्रिक है 135, जिसमें का आपका का तेजी से आवाज ना, क धीमी से आवाज आ रहा है, और दूसरा है गा तो ग, घ फिर तेजी से आवाज आ रहा है। तो इसके बाद अंगा, अंगा को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं अंगा, तो इसमें कम स्वर निकल रहा है। इस तरीके से हमारी जो ध्वनि तीव्रता है उसमें कम देखने को मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का, चाहे का वर्ग हो, चाहे खा वर्ग हो, चाहे गा वर्ग, इस तरीके जितने भी वर्ग के आप देखते हैं, जितने भी वर्ण आते हैं उसमें समस्त वह ट्रिक आप जानिए कि 135 यानी पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण रहेगा उसे हम क्या कह सकते हैं, अल्पप्राण कह सकते हैं। अब आप समझेंगे कि महाप्राण किसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। दूसरा वर्ण यानी का के बाद खा लिखते हैं तो खा, ग, घा, इसमें तेजी से स्वर निकल रहा है, यानी उच्चारण प्रक्रिया जो हो रही है गले के द्वारा उसमें तीव्र गति से हो रही है, तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब आप जानिए कि अघोष, अघोष किसे कहते हैं। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। यानी अघोष सघोष जब पढ़ते हैं कि किसे कहा जाता है तो उसमें अघोष पहला और दूसरा वर्ण कहलाता है। अघोष का अर्थ है जिसमें घोषणा यानी घोषित करने की प्रक्रिया, जिसमें आवाज तरंग दैर्घ्य निकलने की प्रक्रिया, जो स्वरों का उच्चारण है उसमें जो निकलने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा धीमे स्वर होती है, उसको हम अघोष कहते हैं। इसमें पहला और दूसरा वर्ण यानी का और खा को लिया जाता है। ये इसमें थोड़ा तीव्र होता है परंतु का में थोड़ा धीमा होता है। इन दोनों को मिलाकर यानी तेज गति और धीमी गति दोनों वर्ण इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इन दोनों वर्णों को शामिल करके यानी 12, इसका ट्रिक है 12, 1 और 2, इसका अगर ट्रिक में देखेंगे तो 12 अंक हमें याद कर लेना है, जो कि एक महत्वपूर्ण ट्रिक है। इसमें पहला और दूसरा कहलाता है अघोष। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। तीसरा चौथा का अर्थ है कि पढ़ते हैं का, खा, गा, यानी तीसरा क्या हो गया गा, उसके बाद चौथा इसमें शामिल रहेगा, गा के बाद घा, घा, फिर अंगा। तो इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है आपका सघोष या घोष कहलाता है, वही अक्षर, वही वर्ण। इसकी ट्रिक है 345। अब आप समझेंगे कि इन कुछ व्यंजनों में जो अंतःस्थल व्यंजन होते हैं या अंतःस्थ व्यंजन या अलावा, इसको हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण, महाप्राण या सघोष में, तो इसको अल्पप्राण या सघोष कहते हैं। जो अल्पप्राण है वही सघोष होता है। और अर्ध स्वर में देखें तो या और वा, यह अर्ध स्वर है, यानी
इसमें जो उच्चारण होगा इसको हम उच्चारण दृष्टिकोण से देखें या, यानी इसमें स्वर का भी आधा उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम इसको अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। वा को पढ़ते समय आ का उच्चारण हो रहा है, या का उच्चारण करते समय भी आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए अर्ध स्वर। कहने का अर्थ है व्यंजन तो सभी जितने भी व्यंजन हैं सब का सब बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चारण किए ही नहीं जा सकते, उसकी एक पहचान है। अगर कोई पूछता है कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन का अर्थ ये है कि ऐसे वर्ण अक्षर जिनका संबोधन करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन ला होता है, पार्श्विक ला, यानी जिह्वा को घुमाकर पीछे ले जाता है और ऊपर के सिरे में छिपाते हुए उच्चारण किया जाता है। यानी जो ऊपर का तलुआ है उसमें घुमाकर जिह्वा को जब पास स्पर्श किया जाता है पिछला भाग, उसको हम ला कहते हैं। यह भी आपका एक महत्वपूर्ण जानकारी है। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? रा एक लुंठित व्यंजन है, जो पूर्व में आपने अध्ययन किया है उसको मैं पुनः एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ कि लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो एक है रा ध्वनि तरंगियों को देखा जाए तो आंतरिक ध्वनि तरंगे निकले, रा कहने का अर्थ है इसमें थोड़ा उष्मा का संचार हो रहा है। रा यानी अवधियों में थोड़ा सा ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रहा है, ध्वनियों में थोड़ा सा ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रहा है और यह थोड़ा टूट कर प्रस्तुतिकरण इसका हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे लुंठित व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इसमें उष्मा का संचार होता है तथा घर्षण भी प्रकट होता है। शा खा शा हा, इसमें उष्मा यानी उष्मा का संचारण हो रहा है, थोड़ा सा गर्म हवा निकल रही है मुख से, और आंतरिक क्रिया द्वारा इसमें संघर्ष भी हो रहा है। संघर्ष यानी जो स्वर का है, स्वर का संघर्ष भी हो रहा है आवाज निकलते समय, इसलिए हम इसको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जिसमें से सा खा सा महाप्राण, जिसको हम अघोष भी कहते हैं, और इसमें आपका हा महाप्राण भी कहलाता है, इसको कह सकते हैं। संयुक्त व्यंजन आपका छत्रंग्या तथा स्रा है, ये 4 प्रकार के हैं। इस तरीके से आपने वर्तमान इस लेक्चर के माध्यम से यह समझा कि अल्प प्राण, महाप्राण तथा अघोष सघोष किसे कहते हैं, और कुछ पुनरावृत्ति के साथ हमने आपको यह वीडियो क्लिप तैयार किया, जिसमें मैं आप समस्त विद्यार्थियों का सहयोग चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें तथा समस्त लोग इस दीप का अर्जन करते हुए इस ज्ञान के दीप को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करिए। क्योंकि एक बात कही गई है कि जो विद्या का ज्ञान होता है उसको जितना ज्यादा विकसित किया जाए और अधिक मात्रा में उसका प्रचार प्रसार होता है। तो विद्या अर्जन के लिए आप लोग यह वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि कहा गया है राजा नाम राज्यम पूजते विद्वानम सर्वत्र पूजते। राजा की केवल राज्य में ही पूजा होती है, परंतु विद्वान सभी स्थानों पर पूजा जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो के साथ हम आपको यहीं पर इस वीडियो को बताते हुए इस लेक्चर को समाप्ति करते हुए, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों। जैसा कि आपने पूर्वत वीडियो में अध्ययन किया कि स्वर तथा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आज हम आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से यह बताएंगे कि उन स्वरों का उच्चारण किस प्रकार से हम करते हैं, उनकी स्थिति क्या है उच्चारण करने की। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप है, इसमें आपको यह पूर्णतः ज्ञान होगा कि उनकी स्थिति क्या है, किस तरीके से हम उनका उच्चारण करें ताकि हमें यह सुलभता हो उच्चारण करने में। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण किस तरीके से हुआ है आप इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे आ धन ई को हम मिलाते हैं तो ए बन जाता है, छोटा ए बन जाता है। आए आ ए, आ ई को मिलाकर आ ए बन जाता है। आ धन ए को मिलाकर ए बन जाता है। आ धन उ को मिलाकर ओ हो जाता है। आ धन ओ को मिलाकर औ हो जाता है। अर्थात
बिना किसी दो स्वर को मिलाए तीसरा स्वर का निर्माण नहीं हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ए ओ औ यह चार स्वर ऐसे हैं जो किसी न किसी दो स्वर को मिलाकर बने हुए उच्चारण के दृष्टिकोण से। अब हम बात करें स्वरों का उच्चारण स्थान कि कौन सा स्वर वर्ण है, ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कहां पर मान्य है, कहां पर उसका स्थान है। कंठ स्वर, कंठ का अर्थ है कि गले के माध्यम से हम किन स्वरों का उच्चारण करते हैं, किन स्वरों के उच्चारण में प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो आ यानी छोटा और बड़ा, यह दोनों ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनका गले से उच्चारण देखने को मिलता है। तालव्य स्वर, तालव्य का अर्थ है तलुआ, निचला स्तन तथा ऊपरी भाग जो होता है, जीवा के ऊपरी भाग, मुखमंडल का आंतरिक जो ऊपरी भाग है, या जीवा का मुखमंडल का जो निचला भाग है जीवा के नीचे, उसको हम तालुआ कहते हैं, तालब कहते हैं। तो तालब के साथ साथ जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसमें जीवा तालब को स्पर्श करते हैं, जैसे ई ई ई ई, यह छोटी ई और बड़ी के लिए जीवा निचले तालु को स्पर्श करे, इसको हम तालब स्वर कहते हैं। ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर का अर्थ है कि जो ओंठ के साथ उसका उच्चारण देखने को मिलता है, उसको हम ओष्ठ स्वर कहते हैं। उ, इसमें ओष्ठ जो है, ओष्ठ जो है वह एक प्रवृत्ति के साथ, एक आकृति के साथ उसका उच्चारण कर रहा है। मूर्धन स्वर, वह मूर्धन स्वर कहलाता है जो जिसे कह सकते हैं री। तो तालब के ऊपरी स्थान पर जीवा जब स्पर्श करती है तो मुखमंडल का संपूर्ण भाग बंद हो जाता है और जीवा ऊपरी भाग को तालब को स्पर्श करती है, इसको मूर्धन स्वर हम कह सकते हैं। कंठ तालव्य स्वर अगला है, पांचवा, कंठ तालव्य स्वर। कंठ और तलुए का स्पर्श यहाँ पर जीवा द्वारा होता है, कंठ के द्वारा आवाज निकल रही है, तलुए का स्पर्श जीवा कर रही है, उसको हम कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। जैसे ए, तो यह आपका कंठ तालव्य स्वर कहलाता है। कंठ ओष्ठ स्वर, कंठ ओष्ठ स्वर का अर्थ है कि कंठ से जब आवाज निकलेगी तथा कंठ का प्रयोग होगा और ओष्ठ का भी प्रयोग होगा, ऐसे वर्ण में, ऐसे वर्ण स्वर में, जैसे ओ आओ, यह दोनों स्वर जो हैं ये मुख्य रूप से कंठ ओष्ठ कहलाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि जीव के आधार पर स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, क्या स्थान है। अग्रस्वर, अग्रस्वर का अर्थ है कि जीवा मुखमंडल के सबसे अग्र भाग पे स्पर्श करके किसी स्वर का उच्चारण करवाती है, जैसे ई ए, यह जीवा आगे आकर स्पर्श कर रही है और उच्चारण हो रहा है, इसको हम कहेंगे अग्रस्वर। मध्य स्वर का अर्थ है कि जीवा मध्य भाग को स्पर्श कर रही है, जैसे यानी बिल्कुल मध्य भाग को जीवा स्पर्श करे, इसको हम मध्य स्वर। पार्श्व स्वर का अर्थ है कि जो पिछले भाग को स्पर्श कर रहा हो, जीवा पिछले भाग को स्पर्श कर रही हो मुखमंडल में, आ उ ओ औ, तो यह इस तरीके से पार्श्व भाग का स्पर्श करते हुए आ उ ओ औ, तो इसमें पार्श्व भाग स्पर्श हो रहा है जीवा का, यानी पिछले भाग को स्पर्श कर रहे जीवा, तथा ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है इसमें, इसको हम पार्श्व कहते हैं, पार्श्व स्वर कहते हैं। इस तरीके से आपने इस वीडियो में समझा कि किसी भी स्वर का क्या स्थान होता है, कैसे उसको हम बोलें, किस तरीके से उसका उच्चारण करें। अगली वीडियो में आपको हम अल्पप्राण तथा महाप्राण, अघोष सघोष, ऐसे समस्त जानकारियों को जो एक ग्रेजुएशन लेवल पर भी समझाई जाती है और एक शुरुआती स्तर पर भी समझाई जाती है, शुरुआती स्टेप पर भी बताई जाती है, उसके साथ उपस्थित होंगे। और समस्त विद्यार्थियों से यह अनुग्रह है कि वह
हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और अपने व्यूअर्स फॉलोअर्स जितने भी हैं सब इसमें जुड़े और हमारे व्यूअर्स जो हैं सब और अधिक मात्रा में बढ़ते चले जाएं। इसी अनुभूति के साथ जय हिंद, जय भारत।